हमने अपने पहले वीडियो में बात की कि व्हाट इज़ वाइट डॉर्फ, लेकिन आप इन्हें स्पेस में, यूनिवर्स में पहचानोगे कैसे? क्योंकि हमारे इस यूनिवर्स में, हमारी स्पेस में तो ढेर सारे स्टार्स हैं। तो आप कैसे पहचानोगे, कि कैसे डिस्टिंग करोगे कि कौन सा जिंदा स्टार्स है, कौन सा मरा हुआ स्टार्स है, मतलब कौन सा वास्तव में स्टार है और कौन सा वाइट डॉर्फ है, कौन सा ब्लैक डॉर्फ है? तो अब प्रश्न यह उठता है कि हम मनुष्य इस स्पेस में कैसे इन वाइट डॉर्फ को पहचानेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि इन स्टार्स को पहचानने का तरीका क्या है। तो इन वाइट डॉर्फ को ढूंढने का एक तरीका यह है कि किसी ऐसे तारीख को ढूंढा जाए, मतलब किसी ऐसे डेट को ढूंढा जाए जब हमारे इस स्पेस में कुछ तारों के ग्रुप्स आपस में रेंडमली मूव कर रहे हो, मतलब ब्राउनियन मोशन की तरह जिगजैग मूव कर रहे हो। तो जाहिर सी बात है कि वो स्टार्स किसी कैस्पेरियन स्टार्स का चक्कर लगा रहे होंगे, मतलब जो भी स्टार मूव कर रहे हैं वो किसी एक दूसरे स्टार्स के आगे पीछे रेंडमली मूव कर रहे हैं। अगर किसी रीजन से आपको कैस्पेरियन स्टार्स नहीं दिख रहा है तो पॉसिबल है कि वो जिगजैग वाले स्टार किसी ब्लैक होल का चक्कर लगाते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो सब स्टार्स उस ब्लैक होल का चक्कर लगाते हैं बिकॉज वो ब्लैक होल उसे अट्रैक्ट करता है। दैट्स व्हाई दे आर फोर्स्ड टू डू अ जिगजैग मोशन। बट हमारा जो मनुष्य है वो इतना एडवांस हो चुका है कि वो किसी टेलीस्कोप के जरिए एक मीडियम साइज के वाइट डॉर्फ को स्पेस में आसानी से देख सकते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में पास के ही एक नज़दीक का स्टार है जिसे साइरस नाम दिया गया है, और वो हमारे रात में आसमान में सबसे ज़्यादा चमकने वाला स्टार है। उसके पास भी एक वाइट डॉर्फ है जिसे सीरियस बी के नाम से जाना जाता है। इस वाइट डॉर्फ को ढूंढने का एक तरीका और भी है। तो दूसरा तरीका यह है कि जब इन स्टार्स में फ्यूज़न बंद हो जाती है, मतलब जबकि कोई स्टार मरने वाला होता है तो उसमें फ्यूज़न की क्रिया बंद हो जाती है, फिर भी इन स्टार्स के कोर में सबसे ऊपरी वाले लेयर में फ्यूज़न की क्रिया चलती ही रहती है, जिसे हीलियम शेल फ्लैश कहते हैं। होता यह है कि यह जलते हुए हीलियम का एक थर्मल पल्स पूरे स्पेस में बाहर की ओर फैल जाता है और इसे ही हम प्लेनेटरी नेबुला कहते हैं, और अंत में यह आगे पीछे छोड़ जाता है एक सफ़ेद सा स्पॉट सा धब्बा गोला जिसे हम वाइट डॉर्फ कहते हैं। तो अगर हम इस स्पेस में प्लेनेटरी नेबुला को ढूंढ लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि उस नेबुला के सेंटर में एक ना एक वाइट डॉर्फ तो पक्का है। मतलब कि अगर हमने स्पेस में नेबुला को ढूंढा तो हमको वाइट डॉर्फ तो मिलेगा ही मिलेगा। ये थे वो दो तरीके बाय विच यू कैन सर्च द वाइट डॉर्फ इन द स्पेस। अब आप सोचो, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आखिरकार ये वाइट डॉर्फ इतने साल तक स्पेस में पड़े कैसे रहते हैं। ह्यूमन बॉडी तो मुश्किल से 2 या 3 दिन बाद अपने आप सड़ने लगता है, उसमें से बदबू आने लगती है, बट ये स्टार्स की लाशें कैसे स्पेस में बिना किसी साइड इफेक्ट के कैसे टिकी रहती हैं स्पेस में। आल्सो एक्सप्लोर दैट। एज यूजुअल मैंने आपको पहले वीडियो में बताया कि इस वाइट डॉर्फ में इतनी एनर्जी होती है, और एनर्जी होने के साथ साथ इनकी एनर्जी इतनी डेंस होती है, वो इतनी टोटली पैक्ड होती है कि इनकी एनर्जी धीरे धीरे करके रेडिएट होती रहती है उनके ऊपरी लेयर से। दैट्स वाई ये स्टार्स कैसे अरबों साल तक पूरे स्पेस में कायम रहते हैं, और ये वाइट डॉर्फ धीरे धीरे एनर्जी को रेडिएट करते करते बिल्कुल एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पे पहुंच जाते हैं, यानी यूनिवर्स में मौजूद सबसे कम टेम्परेचर तक पहुंचकर ये एक ब्लैक डॉर्फ बन के नष्ट होते हैं। चूँकि ये जो वाइट डॉर्फ होते हैं ये अरबों साल तक जिंदा रहते हैं, और हमारे यूनिवर्स का जो एज होता है वो ओनली 13.8 अरब साल ही माना गया है। इसलिए आज तक कोई भी वाइट डॉर्फ कभी ब्लैक डॉर्फ बन ही नहीं पाया, क्योंकि हमारी यूनिवर्स की एज ही इतनी नहीं है जितने टाइम में एक वाइट डॉर्फ ब्लैक डॉर्फ में कन्वर्ट हो। जो तारे वेरी लो मास स्टार होते हैं, मतलब ऐसे स्टार जिनका मास बहुत ज़्यादा ही स्लो होता है, वो आगे हीलियम फ्यूज़ नहीं कर पाते हैं और श्रिंक होकर वाइट डॉर्फ बन जाते हैं। मैं आपको बता दें कि जो हमारा सन है एक दिन वो भी वाइट डॉर्फ बन के ही नष्ट होगा। सो दैट्स वाई कैसे हमने आपको बताया कि कैसे ये वाइट डॉर्फ अरबों साल तक हमारे स्पेस में पड़े होते हैं, एंड हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज द वाइट डॉर्फ इन द स्पेस। सो
अगर आपको और भी जानना है देन कीप वॉच माय चैनल।